शख्सियत में आज हम उनको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि बीजेपी के एमएलए हैं प्रताश नगर से, जिनका नाम है जितेंद्र महाजन, जिन्होंने केजरीवाल की लहर में भी बीजेपी का झंडा यहाँ पे ऊंचा रखा है। आइए ज़्यादा इनसे बात करते हैं, ज़्यादा इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो आइए हमारे साथ। तो आइए जितेंद्र महाजन से बात करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत प्रोग्राम में। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, कैसे प्रेरणा मिली? पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लगभग मैंने 12 वर्ष काम किया। छात्र राजनीति में मैं सक्रिय रहा। और दूसरा कि छात्र राजनीति से लौटने के बाद मेरे मन में कुछ करने की इच्छा थी, तो एक चौपाल एनजीओ के माध्यम से मैंने काम किया। और चौपाल में काम करते करते ऐसा भी ध्यान में आया कि अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं राजनीति में आने के बाद कर लूँगा। तो ये मेरे मन में विश्वास था और इसी विश्वास को लेकर मैं राजनीति में आया। तो सर, पॉलिटिक्स में आपका आइडल कौन है? पॉलिटिक्स में मुझे लाने वाले माननीय नितिन गडकरी जी रहे हैं और मैं हमेशा, वो मेरे आइडियल है और मैं उनका सम्मान करता हूँ कि जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है उसका मैं कायल हूँ। सर, आपकी विधानसभा रोहतास नगर है, तो क्या क्या मेन समस्याएं आती हैं और उस पर समाधान के लिए क्या करते हैं? देखिए, रोहतास नगर विधानसभा में जनसंख्या के घनत्व से एक बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र रोहतास नगर विधानसभा है। यहाँ पर अगर हम समस्याओं की बात करें तो सड़कों की भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है, सड़कों पर एंक्रोचमेंट की भी समस्या है और लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो रोज़गार मांगने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बने, ऐसा भी एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और रोहतास नगर समस्याएं पूरी दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं, मगर हम सब लोगों को साथ में लेकर उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं उसको लेकर काम करते हैं। सर, जब दिल्ली में केजरीवाल की लहर थी तब भी आपने सीट को बीजेपी के लिए जीता, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मैं इसी क्षेत्र का लोकल रहने वाला हूँ, क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार मिला और एक बड़ा कारण मैं अपने क्षेत्र की जनता को देना, एक बड़ा कारण जो मेरे जीतने का रहा कि हमारे यहाँ पर केजरीवाल की लहर में भी केजरीवाल का जो एक प्रकार का लॉलीपॉप था, उसमें हमारे क्षेत्र की जनता जो है उसने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं रोहतास नगर की जनता का अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता स्वाभिमानी है, हमारे क्षेत्र की जनता मेहनतकश है, हमारे क्षेत्र की जनता जो है वो अपने एक प्रकार से, जैसे मैंने पहले कहा कि मांगने वाली नहीं बल्कि देने वाली जो जनता है वो रोहतास नगर विधानसभा की है। और उसी का परिणाम है कि इस लहर में भी मेरे जैसा सामान्य सा व्यक्ति, इतना जनता का मुझे प्यार मिला और जनता, रोहतास नगर की जनता ने मुझे विधायक बनाया। सर, नई लिकर पॉलिसी लाई दिल्ली सरकार, आप उसका लगातार विरोध करते रहे, तो क्या ऐसा गलत क्या था उस पॉलिसी में? आप ये देखिए कि उस लिकर पॉलिसी के अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये भी था कि शराब के ठेके रात को 2 बजे तक खुलेंगे, महिलाओं के लिए पिंक ठेका। और आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली में जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो रोहतास नगर की जनता ने शराब पॉलिसी के खिलाफ जो है वो आंदोलन चलाया। रोहतास नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं आंदोलन चलाया, भारतीय जनता पार्टी तो एक माध्यम थी, रोहतास नगर की जनता ने ये आंदोलन चलाया और ख़ास तौर पर रोहतास नगर की महिलाओं ने इस आंदोलन को खड़ा किया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था कि 800 महिलाएं इकट्ठी होकर आईटीओ पर गई, आईटीओ चौक जाम किया और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से इस शराब आंदोलन को, शराब की दुकानें बंद कराने का श्रेय हमारी रोहतास नगर की जनता को जाता है। तो सर, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो दिल्ली सरकार है वो ट्रांसफ़र और ये सब देखेगी चीज़ें, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया और अत्यादेश लिया है, इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन सर, शीला दीक्षित के टाइम पे तो उनको ये थी पावर। शीला दीक्षित जी के समय ऐसी हरकतें नहीं हुई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जाकर रेल भवन पे धरने पर बैठ गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री
किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसी हरकतें कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। तो शीला दीक्षित जी का समय वो एक अलग समय था, मगर ये अभी जो सरकार है जो कानून को नहीं मानती, एक प्रकार की अराजकता का वातावरण ये लोग दिल्ली में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये अध्यादेश लाना जरूरी था। और जिस प्रकार से ये लोग चाहते थे कि आप ये देखिए ना, दिल्ली के चीफ सचिव को मुख्यमंत्री के घर के अंदर उनकी पिटाई की गई, ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। तो लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना एलजी ने, उसके ऊपर केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। केंद्र सरकार को ये अधिकार है, अगर उसे लगता है कि दिल्ली के हितों की रक्षा करने के लिए हम अध्यादेश ला सकते हैं, तो दिल्ली के हितों की रक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। और आप ये देखिए कि इस अध्यादेश को लाने के लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर 2024 का चुनाव आने वाला है, विपक्ष एक हो रहा है, पार्टियां सब एक हो रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है 2024 में बीजेपी कितना अच्छा कर पाएगी? 38 पार्टी आपके साथ जुड़ गई है। आप ये देखिए 2024 में इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें किसी को कोई शक है ही नहीं। तो विपक्ष एक हो रही है, क्या लगता है कहीं कुछ हिला पाएगी बीजेपी को? अभी तो आपने देखा कि विपक्ष एक तो हो रहा है, मगर कब तक एक रहेगा? जो हमेशा बिखरे हुए रहे वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है कि देश की जनता ये समझती है कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब लोग समझते हैं। सर आप दिल्ली सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, तो आप जो कौन सी नीतियां हैं जो दिल्ली सरकार की आपको लगता है कि गलत है, वो हटनी चाहिए? आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करती है, मगर दिल्ली के अंदर अगर आपको राशन कार्ड चाहिए तो 8 साल की वेटिंग है, बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है, पानी की लाइनें डालने के लिए पैसा नहीं है, मगर विज्ञापन के लिए पैसा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, दिल्ली के अंदर नए कॉलेज खोलने की बात की थी, हर विधानसभा के अंदर 5 स्कूल खोलने की बात थी, मगर सारे के सारे वादे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापन की जो सरकार है इसको छोड़कर दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम करें तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। सर केजरीवाल लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, मनीष सिसोदिया को भी गलत डाला गया है, सत्येंद्र जैन को भी गलत तरीके से डाला गया, और जो लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं उनके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत है वो हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं। और सत्येंद्र जैन जी की भी जो हालत है वो हम सभी को मालूम है कि आप ये देखिए कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, अगर ईडी ने गलत किया होता तो निश्चित रूप से कोर्ट हस्तक्षेप करता, इन लोगों को जमानत मिल जाती, मगर कोर्ट ने ये माना है कि ऐसे एविडेंस हैं जिसके अंदर छेड़छाड़ की जा सकती है और इन लोगों की यह लोग जो हैं वो इस घोटाले के अंदर शामिल हैं, ये कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना है। और कोर्ट ने जब ये माना है तभी इनकी जमानत जो है वो नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है और अब दिल्ली क्या पूरे देश के सामने इनका ये चेहरा जो है वो उजागर हो गया है। और पूरे देश में देखिए जिस सरकार के 2 मंत्री जेल के अंदर हैं और फिर भी वो सरकार काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। सर अभी बहुत सारी बारिश हुई है, तकरीबन 1/4 दिल्ली डूबी है, तो अभी बीजेपी कह रही है कहीं ना कहीं इसमें दोष जो है केजरीवाल का है, उन्होंने जो नालों की सफाई टाइम से नहीं कराई, तो आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। नालों की सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए खाए जाते हैं, और जब से सरकार आई है तो नालों की सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है। पीडब्ल्यूडी के जो पंप हाउस काम करने चाहिए, मैंने अभी 3 दिन पहले दौरा किया, 5 में से 4 पंप जो हैं वो ख़राब पड़े हैं। और मज़ेदार बात यह कि नाले से पानी एक पंप के द्वारा निकाला जा रहा है और हेडर फटा हुआ है, वही पानी दोबारा उसी नाले के अंदर जा रहा है। अच्छा। तो ये भी नन्नगरी के अंदर देखने को मिला। तो अगर
मुझे लगता है कि ठीक प्रकार से नालों की सफाई की जाए, ठीक प्रकार से गाद निकाली जाए, तो कम से कम हमारे यमुना पार और रोहतास नगर विधानसभा में तो पानी नहीं भरेगा। सर, देश के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देश के लिए यही संदेश है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हों, और मोदी जी ने जिस प्रकार पिछले 9 वर्षों में देश को आगे बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से वो दिन नहीं है जब भारत पुनः सोने की चिड़िया भी बनेगा और विश्व गुरु भी भारत बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जितेंद्र महाजन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में दोबारा मोदी तीसरी बार जीतेंगे और देश में बीजेपी की सरकार होगी। कैमरामैन पारस के साथ मैं आलोक, दिल्ली।